नेपाल और चीन के साथ जो तनाव चल रहा है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी आप जानते हैं मुझे क्यों हैरत में डालती है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद गाजे बाजे के साथ आप नेपाल गए थे, पशुपतिनाथ मंदिर में गए थे और नेपाल आप एक नहीं कम से कम 2 बार गए थे आप। और चीन की आक्रामकता के बारे में 2013 में आपके ही शब्द थे कि चीन को लाल आंख दिखाओ। यह नसीहत आपने उस वक्त की सरकार को दी थी। भारत के विदेश मंत्री चाइना गए और चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। उसके बजाय हिंदुस्तान के विदेश मंत्री ने चाइना में जाके बयान दिया कि बीजिंग इतना बढ़िया शहर है, मुझे यहां रहने का मन कर जाता है। मगर इन दोनों मुद्दों को लेकर जो सन्नाटा पसरा हुआ इस वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय में या ये कहा जाए भारतीय जनता पार्टी में, जो इस मुद्दे को मानने को नहीं तैयार है, वो काफी हैरत में डालती है। आज सीतामढ़ी से जो जुड़ी हुई सीमा है नेपाल के साथ, वहां पर नेपाली पुलिस ने भारतीय नागरिकों पर गोली चलाई। 5 लोगों को गोलियां लगी हैं, 1 की मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। यह अपने आप में अप्रत्याशित है। नेपाल के साथ इससे पहले भी तनाव हुआ है, मगर इस कदर कि वो हम पर गोलियां चलाने लगे अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और मैं यहां पर कोई उनके 56 इंच के सीने को चुनौती नहीं दे रहा हूं, नहीं। हो सकता है कुछ चैनल्स आज शाम को, न्यूज चैनल्स प्राइम टाइम में कहें कि नेपाल को लाल आंख दिखा दो, नेपाल की ऐसी तैसी कर दो। मुद्दा वो नहीं है। नेपाल एक हिंदू बाहुल देश है। सदियों से हमारा उनके साथ एक नाता रहा है, सालों से, चलिए सदियां ना सही, सालों से हमारा उनके साथ एक नाता रहा है। उनके साथ हमारे तनाव रहे, मगर हमने एक बैलेंस बनाकर रखा हुआ है। मगर क्या वजह है कि 2015 से लेकर अब तक भारत के संबंध उनके साथ लगातार गिरते रहे? क्योंकि 2015 में भारत ने नेपाल का आर्थिक ब्लॉकेड शुरू किया था, उस पर आर्थिक गतिरोध बनाया था, जिसकी जड़ें जो मधेशी समस्या चल रही थी उससे जुड़ी हुई हैं। संबंध लगातार बिगड़ते गए, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। चीन का प्रवेश लगातार नेपाल में होता रहा और उसके बाद ये जो ताजा तनाव है जिसमें नेपाली पुलिस ने हमारे 5 नागरिकों पर गोली चलाई है, उसका नाता जो है उस मानचित्र से है जिस पर कल यानी शनिवार को नेपाली संसद वोट करने वाली है। यह मुद्दा क्या है मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से पढ़ के सुनाना चाहूंगा। दोनों देशों के बीच फिलहाल नक्शा को लेकर तनातनी चल रही है। भारत का कहना है कि इस पूरे मसले की वजह से दोनों देशों के बीच विश्वास का संकट पैदा हुआ है। बातचीत से पहले नेपाल को भारत का भरोसा जीतना होगा। सारा मामला नेपाल के नए नक्शे को लेकर है। इस नक्शे में नेपाल ने कुल 395 वर्ग किलोमीटर के इलाके को अपने हिस्से में दिखाया है। इसमें लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी के अलावा गुंजी, नाभी और काटी गांव भी शामिल हैं। नेपाल ने अपने नक्शे में काला पानी के 60 वर्ग किलोमीटर को अपना बताया है। इसी तरह से लिम्पियाधुरा के 395 वर्ग किलोमीटर पर नेपाल ने अपना दावा जताया है। नेपाल की कैबिनेट की एक बैठक में इस मैप को मंजूरी दी गई और जैसा कि आप जानते हैं कि शनिवार को इस मुद्दे पर वोटिंग हो रही है। और यही नहीं, भारत ने इस पर अपनी नरमी जतलाई है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने अपने ताजा बयान में कहा है कि भारत और नेपाल के बीच में कई सालों से सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं और हमें उस पर जोर देना होगा। मगर आज सवाल हमें यही पूछना होगा ना कि नेपाल जैसे हिंदू बाहुल देश के साथ भारत की समस्या क्यों पेश आ रही है? चीन की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूं, चीन की मैं अभी थोड़ी देर बाद आपसे बात करूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नेपाल के साथ आखिर ये समस्या क्यों पेश आ गई? और आप जानते हैं सबसे ज्यादा दुख मुझे किस बात का होता है? जिस तरह से मीडिया बेवकूफ बनाती है इंडिया की जनता को। अब टाइम्स नाउ की खबर देखिए। इस खबर के मुताबिक नेपाल जो है वो भारत के सामने झुक गया है। जो वो अपना नया मैप जिसे वो स्वीकृति देने वाला है शनिवार को, उस पर उसने जो अपनी पूरी योजना है उसे स्थगित कर दिया, उसे रोक दिया है। नेपाल भारत के सामने उसने घुटने टेक दिए हैं इस खबर के मुताबिक। अब क्या हो रहा है? वो शनिवार को वोट करने जा रहे हैं इस पर। यह खबर कुछ दिनों पहले आई थी
और उसके बाद क्या होता है? नेपाल न सिर्फ अपने उस मैप पर, जो कि भारत अपनी जमीन का हिस्सा मानता है, जिसे जो हमारी जमीन का हिस्सा है, नेपाल न सिर्फ उस पर वोट करने वाला है, बल्कि उसने गोलियां चलाकर हमारे 5 नागरिकों को घायल कर दिया, जिसमें एक की मौत हो गई। और यह मीडिया हमसे क्या कह रहा था, बताइए? क्या आपको अंदाजा है कि मीडिया के इस वाहियात प्रोपेगेंडा के चलते भारत को किस कदर नुकसान हुआ है? पूरी दुनिया में हमने जो अपना मखौल बना दिया इस वाहियात मीडिया के चलते। क्या यह बात आपको समझ आएगी? देखिए, आप में से कई लोग कह सकते हैं कि भाड़ में जाए नेपाल, मुद्दा वो नहीं है। भारतीय सेना में एक रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट, जिसके ताल्लुकात नेपाल से हैं। मैं जो आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि नेपाल के साथ हमारे ऐसे घनिष्ठ संबंध हैं, अगर वो संबंध इस कदर खराब हो गए हैं जिसके चलते गोलीबारी हो रही है, तो हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर भी झांक कर देखना होगा। और हम ये ना भूलें, हम ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि नेपाल हमारा दुश्मन बन जाए। क्यों? पहली बात, चीन को वहां बैठने की, चीन की पूरी पैठ बढ़ जाएगी। बढ़ क्या जाएगी? बढ़ गई है। दूसरी बात, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से नेपाल के अंदर अक्सर आईएसआई के एजेंट्स हैं जिन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाया है। हम नहीं चाहते कि चीन के जरिए पाकिस्तान वहां जाकर बैठ जाए। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन, एक तरफ नेपाल, हम 3 जगहों से घिर जाएं और हमारे विदेश मंत्रालय को रत्ती भर भी परवाह नहीं है कि हमारे जो अच्छे अच्छे दोस्त हैं वो हमारे दुश्मन बनते जा रहे हैं। आखिर हम ऐसा कर क्या रहे हैं? आखिर ये दो चेहरे, एस जयशंकर जो कि देश के विदेश मंत्री हैं, या देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, ये कर क्या रहे हैं कि भारत के संबंध लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं? हर चीज पे 56 इंची सीना ठोकना जो है वो वाजिब नहीं है। कभी कभी हमें फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। हमारे मतभेद हमेशा से रहे हैं, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, श्रीलंका के साथ, मगर कूटनीति की खूबसूरती यही है, और 2014 से पहले जो कूटनीति हुई है उसकी खूबसूरती यही है कि अक्सर आपको 2 कदम पीछे करने होते हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद आपको 4 कदम की छलांग लगाने का मौका मिलता है। हम कूटनीति में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं और बीजेपी सरकार की रक्षा नीति भी पूरी तरह से धराशायी हो गई है। अब मैं जो आपको चीजें बताने वाला हूं, ये मेरे शब्द नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि फिंगर 4 या फिंगर 8 तक मैं तो नहीं जा पाया हूं, तो मुझे जमीनी स्थिति नहीं पता है। और मैं आपको लगातार जो खबरें दे रहा हूं वो जाने माने जनरल्स की राय, डिप्लोमैट्स की राय और पत्रकारों की राय। टेलीग्राफ की खबर देखिए, चीन ने हमारे 60 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। कब्जा कर लिया है? आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? पत्रकार शिव अरूर का यह ट्वीट देखिए, इसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस मैप से पता चल रहा है कि फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच में चीनी सेना की गतिविधियां चल रही हैं। उन्होंने इस मैप का भी हवाला दिया है। क्या मैप झूठ बोल रहा है? मैं जो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं वो क्या कह रहा हूं कि आपके सामने प्रमाण हैं पत्रकारों के। अब इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार सुशांत सिंह क्या कहते हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। Have the Chinese soldiers already gone back? No. क्या वो वापस गए हैं? नहीं. Have the Chinese soldiers started going back? No. क्या वो वापस जा रहे हैं? नहीं. Has the schedule of Chinese soldiers going back been decided? No. क्या कोई टाइम टेबल तय किया गया है कि चीनी सोल्जर जो हैं वो फिंगर 4 या फिंगर 5 से वापस कब जाएंगे? नहीं. Is India talking to China to find some way for the soldiers to go back? Yes. क्या भारत उनसे बातचीत कर रहा है? हां, कर रहा है, मगर चीन बात नहीं मान रहा है। आगे क्या कहते हैं सुशांत सिंह, गौर कीजिए। आर द चाइनीज सोल्जर्स ऑन द इंडियन साइड ऑफ LAC? क्या वो भारतीय जमीन पर मौजूद हैं LAC के इस तरफ? जवाब है हां। नॉर्थ बैंक ऑफ पैंगोंग सॉ, इस जगह का जिक्र कर रहे हैं सुशांत सिंह। आगे, हाउ फार आर द चाइनीज सोल्जर्स ऑन द इंडियन साइड ऑफ LAC एट पैंगोंग सॉ? अराउंड 8 किलोमीटर। चीनी सैनिक पैंगोंग सॉ
का वाला जो हिस्सा है, भारतीय हिस्सा, कितने अंदर तक आ गए हैं? 8 किलोमीटर। यानी कि कितना एरिया है? 50 से 60 स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों, 50 से 60 स्क्वायर किलोमीटर की बात हर कोई कर रहा है इस वक्त, और ये तमाम चेहरे आपके सामने हैं। कर्नल अजय शुक्ला, लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग, जनरल हुडा, ये तमाम लोग जो हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि चाइनीज सेना ने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है और इस पर पूरी तरह से सन्नाटा है। जब राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाते हैं तो उनको देशद्रोही बता दिया जाता है। उन पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, न्यूज़ 18 CNN का ये स्क्रीनशॉट, उन्हीं पर हमला करना शुरू कर दिया जाता है। फिर उसके बाद रविशंकर प्रसाद उन्हें नसीहत देते हैं कि चीन के साथ तनाव चल रहा है, आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं। अब मैं आपको 2 बयान सुनाना चाहता हूं 2014 के पहले। आज की तारीख में जो लोग पत्रकारों को कहते हैं या विपक्ष के नेताओं को कहते हैं कि भैया आप चीन पर खामोश रहें, उनके खुद के क्या तेवर थे। सबसे पहले यही रविशंकर प्रसाद, इन्होंने क्या कहा था, सुनिए। Would like to ask the government of India how many more Indian brave soldiers need to be sacrificed? कितने और जवानों का बलिदान होगा? हमने बार बार ये कहा है कि इस मामले में सख्ती होनी चाहिए, तो हम चाहेंगे भारत सरकार इसमें अपना सही एटीट्यूड बनाए। चाइना के द्वारा जबरदस्त साइबर हमला हो रहा है इंडिया के साइबर इंस्टॉलेशंस पर, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार भारत की सुरक्षा के बारे में गंभीर दिखनी चाहिए, और हमें इस बात की बहुत चिंता है कि जिस तरह से चीन का हस्तक्षेप, अतिक्रमण भारत की सीमा में एक वीकली अफेयर बन गया है, इसको लेकर बहुत ही गंभीर चिंता है। सुन लिया। अब मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने क्या कहा था, उनकी बात सुनिए। चीन हमारे देश की धरती में घुस आता है, महीनों तक जमे रहते हैं, उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं है। हाथ पर हाथ धरे यह बैठे रहते हैं। बहनों भाइयों, यह भारत के भी मान सम्मान स्वाभिमान की चिंता नहीं कर सकते। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आपके यदि कलेजे में दम नहीं है, और वो तो उन लोगों को तो मैं जानता हूं, अरे आपके कलेजे में कांग्रेसियों दम नहीं है, तो हमारे सेना के जवानों का एक बार खुला हाथ छोड़ दो, देखो वह कैसा करिश्मा कर दिखाते हैं। सुन लिया। मुझे बताइए ना, यहां तो सिर्फ यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या चीनियों ने जमीन पर कदम रख दिया है भारत के, उस पर आपने उनको देशद्रोही बता दिया, उस पर आप चाहते हैं अंकुश लगा दें। मगर हम ये भी ना सवाल पूछें जिसका ताल्लुक इस देश की संप्रभुता से है, इस देश की इज्जत के साथ है। आपसे कोई नहीं कह रहा है उन गोदी मीडिया चैनल्स की तरह, जैसे कि हम पाकिस्तान को कहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब दो, नेस्तनाबूद कर दो। मैं वो कह ही नहीं रहा हूं। देश इस वक्त कोरोना संकट का सामना कर रहा है, हमारी इकोनॉमी बद से बदतर होती जा रही है। हम नहीं चाहते कि एक युद्ध शुरू हो जाए, नहीं। मुझे अपने देश की जनता की परवाह है, अपने देश की सेना की परवाह है, और उन पर पूरा विश्वास है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इसका समाधान होगा। मगर जिस चीज में ये सरकार पूरी तरह से नाकाम दिखाई देती है वो है डिप्लोमेसी, कूटनीति। नेपाल, क्या अब आप क्या नेपाल पर हमला करेंगे? कर पाएंगे? क्योंकि कुछ दिनों पहले एक न्यूज चैनल था, वो ये खबर चला रहा था कि साहब नेपाल की सेना में कितने लोग हैं और भारतीय सेना में कितने लोग हैं। अब नेपाल के साथ हम जंग करने वाले हैं क्या? अब ये सोच हो गई है न्यूज चैनल्स की। चीन को लेकर आप सरकार से सवाल तो नहीं करेंगे कि भैया वो 40 से 60 स्क्वायर किलोमीटर अंदर कैसे आ गए, जैसा कि सुशांत सिंह की रिपोर्ट या शिव अरोरा ने जो जिक्र किया इस मैप के जरिए, और ये झूठ नहीं बोल सकते। लेफ्टिनेंट जनरल पनाग ने जो कहा है, जनरल हुडा ने जो कहा है, कर्नल अजय शुक्ला ने जो कहा है, आप ये सवाल तो नहीं पूछ सकते। आप क्या करते हैं? मैंने एक न्यूज़ चैनल को सुना था, उस न्यूज़ चैनल का एंकर ये कह रहा था कि 1962 के बाद से, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उसके बाद से वहाँ से बौद्ध धर्म गायब हो गया था। उसके बाद से चीन जो है पूरी तरह से नास्तिक हो चुका है। अब वहाँ धर्म नहीं है। अब चूंकि धर्म नहीं है, इसलिए भारत और चीन की अगर लड़ाई हुई तो हम जीत जाएंगे। देखिए, मैं जानता हूं इस देश की जनता को धर्म का धतूरा चटा दिया गया है, मगर जब जमीन पर युद्ध की बात आती है ना, तो ये चीजें मायने नहीं रखती।
आप धर्म के नाम पर लोगों को इस तरह से मूर्ख कब तक बनाएंगे भाई? और ये न्यूज चैनल्स कर रहे हैं। खैर देखिए, मैं सुनिए सरकार में ये मुद्दे सिर्फ इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि इस देश की जनता को यह पता होना चाहिए, अगर आप अपने सरकार से जवाबदेही मांगना बंद कर देंगे तो आपके अंदर का विकास खत्म हो जाएगा, बिल्कुल उसी विकास की तरह जो इस वक्त देश में चल रहा है। विकास जी। तो आप जब सवाल पूछना बंद कर देंगे तो आप अंदर से कुंद पड़ जाएंगे, आप इंसानियत के पैमाने से गिरते चले जाएंगे, आप इंसान नहीं रहेंगे। आप क्या बन जाएंगे और इस वक्त क्या बन गए हैं, क्या कहा जाए उस पर। मगर हम एक ऐसे देश में हैं जहां विपक्ष से सवाल पूछा जाता है कि आपने उत्तर प्रदेश की सीमा में बस क्यों भेजी गरीबों के लिए, और उन 1000 बसेस को या 800 बसेस को अंदर घुसने भी नहीं दिया जाता जो गरीबों के काम आए। हम उस वक्त रह रहे हैं जब मीडिया विपक्ष से यह सवाल पूछता है कि भाई आप राजस्थान के अंदर अपनी सरकार को क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता क्या लगता है, इस वक्त जो कोरोना संकट चल रहा है ना, इस सरकार ने सोचना ही छोड़ दिया है। अब राज्य सरकारों पे छोड़ दिया है कि तुम ही करो, तुमसे जो होता है। हमें तो चुनावी कैंपेनिंग करना है। आपने देखा ना ये तस्वीरों में, अमित शाह वर्चुअल चुनावी रैली, राजनाथ सिंह वर्चुअल चुनावी रैली, यानी कि कोई परवाह ही नहीं है। खैर चलिए, मस्त काल है, मस्त काल में मस्त रहिए, देश का फायदा इसी से तो होने वाला है। इन शब्दों को बाद में याद रखिएगा क्योंकि उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी और उसकी जो हम कीमत चुकाएंगे हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर की इंसानियत, हमारे अंदर का जो लोकतांत्रिक चेहरा है वो मर रहा है। नमस्ते। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।